हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। इससे आपको नोटबुक बनाने में सहायता मिलेगी। जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित प्रश्नोत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है कि सरकारी तंत्र माने जो सरकार में अधिकारी हैं, ये जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या विरोधाभासी दिखाई देती है इनके चेहरे पर, वह उनकी किसी मानसिकता को दर्शाती है कि वो क्या विचार कर रहे हैं, कैसी मेंटालिटी है उनकी अधिकारियों की। और ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, तो उत्तर है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी बौखलाहट दिखाई देती है, उसमें उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। क्या भी वो अभी अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि जो कि ब्रिटिश अतिथि है, उसकी नाक बहुत ही मूल्यवान प्रतीत होती है, जिस देश ने भारत को गुलाम बनाया, अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामे है ना, और उनको उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करने वाले भारतीय दिखे। मतलब कि वो नाक काटे गई, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काटी गई, तो ये क्या था कि भारतीयों के द्वारा नाराज़गी प्रकट की गई। तो ये सरकारी तंत्र के लोग नहीं चाहते कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामे को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करने वाली जो ये हरकतें हैं वो विदेशी मेहमानों को दिखें। वे उन्हें अभी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मुहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह है। ये भी क्वेश्चन मार्क है कि अतिथि देवता के समान है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना तो ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए, है ना। भारतीयों के सम्मान की कीमत पर जो ब्रिटिश सरकार के लोग हैं उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी क्या है और उसकी परेशानी को आप कहाँ तक तर्कसंगत सही ठहराते हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी यह है कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर आ रही है। वे कैसी वेशभूषा धारण करेंगी। उन्हें लगता है कि रानी की आन बान शान भी बनी रहे और उनकी जो वेशभूषा पोशाक हो वह इन देशों के अनुकूल हो, है ना। भारत, पाकिस्तान और नेपाल देशों के अनुकूल हो और उसकी शान आन भी बनी रहे। कि दर्जी की परेशानी ज़रूरत से अधिक है। किसी देश में घूमते वक्त अपने कपड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना, चकाचौंध पैदा करना। परंतु यदि रानी अपने कपड़ों को लेकर परेशान है तो दर्जी क्या करे। उसे तो रानी की शान और वातावरण के अनुकूल ही वेशभूषा तैयार करनी पड़ेगी। प्रश्न 3 है, और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट गई। नई दिल्ली के कारण की काया पलटने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे। तो नई दिल्ली की काया पलट करने के लिए सबसे पहले जो रास्तों की गंदगी है, कचड़े के ढेर हटाए गए होंगे। सड़कों, सरकारी दफ्तरों, है ना, या इमारतें हैं सरकारी जो, और पर्यटन स्थल, उनको रंगा पोता गया होगा, सजाया संवारा गया होगा। उन पर बिजलियों माने लाइटिंग की गई होगी। और इसके साथ ही बहुत दिनों से जो फव्वारे बंद थे उनको फिर से चालू किया गया होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का खास प्रबंध किया गया होगा। और प्रश्न 4 है कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, मतलब कि आजकल जो फेमस लोग होते हैं, चाहे वो हीरो हीरोइन हो या फिर कोई अन्य हो,
मॉडल्स हों, तो उनके चर्चित हस्तियों के पहनावे पर, उनके खान पान पर, उनकी आदतों के बारे, माने खान पान और पहनना, ऐसी आदतों के आदि का वर्णन जो न्यूज़ चैनल हैं या अखबार हैं बहुत ज़ोर शोर से करते हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? पहला प्रश्न ये है। दूसरा है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो प्रश्न का इसका उत्तर है पहले प्रश्न का, किस प्रकार की पत्रकारिता को मनोरंजन पत्रकारिता कहते हैं, जहाँ पर जो नायक नायिका है, हीरो हीरोइन है या मॉडल्स हैं, उनके द्वारा फैशन और खान पान आदि को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। हर देश का अपना फैशन होता है, अपने समय में नायक नायिकाओं की वेशभूषा का के अनुसार चलता है ना। हर देश का फैशन नायक नायिकाओं की वेशभूषा जो वो पहनते हैं उसके अनुसार चलता है, उसको देख कर चलता है। अब मनोरंजन पत्रकारिता का या चर्चित हस्तियों का के खान पान का, पहनावे का, ये सब बातें स्वाभाविक हैं कि वो अपने न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पेपर में दें। इन बातों को सीमित महत्व देना चाहिए। इन्हें समाचार पत्र के जो बीच के पृष्ठों में छापना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र की पहली खबर कम से कम फैशन पत्रकारिता को या मनोरंजन पत्रकारिता को नहीं बनाना चाहिए। इस प्रवृत्ति पर, इस आदत पर रोक लगनी चाहिए। प्रश्न खा है कि आम जनता पर या युवा पीढ़ी पर ये मनोरंजन पत्रकारिता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीके तो समझाती, बताती है, उसे जागरूक करती है। लेकिन बहुत से युवक युवतियां जो होते हैं यंग जनरेशन के, वो क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई से अधिक रुचि तो वो फैशन में लेते हैं। वे काम की बातों पर कम ध्यान देते हैं, ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। प्रश्न 5 है कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या किया। तो देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किए। उसने सबसे पहले तो उस पत्थर के को खोजने का प्रयास किया जिससे जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी थी। उसके लिए उसने पुरातत्व विभाग की जो सरकारी फाइलें थी उनको ढूंढवाया कि ये पत्थर कहाँ से लाया गया होगा। जब ये फाइलों में ना मिला, ये पत्थर का है ना, जब पुरातत्व विभाग की फाइलों में ये सब जानकारी उसे ना मिली, तो भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर के खानों का उसने दौरा किया। फिर भी जब उसे वो ये पत्थर नहीं मिला, तो फिर उसने भारत के सभी प्रांतों के उन स्थानों की खोज की जहाँ महापुरुषों और क्रांतिकारियों की या स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ लगी हैं। तो उन मूर्तियों का ध्यान से निरीक्षण किया कि किसी की नाक मैच करे तो वो नाक महापुरुषों की या क्रांतिकारियों की मूर्ति से काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी जाए। इसमें भी वो असफल रहे। फिर उसने जो शहीद बलिदानी बच्चे थे उनकी नाक देखी, तो वो भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा माने अब की जो व्यवस्था है उस पर करारी चोट करते हैं। तो उदाहरण के लिए कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी, है ना, जो कुछ था वो हजम कर चुकी, मतलब जो कुछ लिखा था वो गायब हो चुका था उनमें से। तो ऐसे है ना व्यंग्यात्मक लेखक जो आए हैं, जो वाक्य उनके बारे बोलिए। जैसे कुछ वाक्य देखते हैं कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी।
तो जो जॉर्ज पंचम और एलिजाबेथ और उनके पति के दौरे को लेकर जो अखबारें न्यूज़ छाप रहे थे, उसी की कॉपी हिंदुस्तान में की जा रही थी, उन्हीं जो खबरों की। गश्त लगाती रही और लौट की ना कर चली गई। मतलब कि उस स्थान में जहाँ ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, वहाँ पर पहरेदारी थी पुलिस के द्वारा, है ना। तो वो गश्त लगाते रह गए और किसी ने जॉर्ज पंचम की नाक काट दी, उसकी मूर्ति की नाक काट दी। और ये सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो नहीं लग पाई तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो सभी जो अधिकारी थे, सरकारी तंत्र के लोग, सोच रहे थे कि अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं रहेगी तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठेगा ब्रिटिश की तरफ से। क्यों उठेगा? क्योंकि पहरेदारी के बाद भी नाक काट दी गई, तो माने हमारे यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है। चलिए इसी तरह उत्तर देने होंगे। और ये है, नाक मान प्रति सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी तरह व्यंग रचना है, व्यंग रचना के रूप में उभर कर आई है। बताइए। तो इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत में विदेशी शासन के प्रतीक हैं और उसकी कटी हुई नाक उनके अपमान का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की बनाई हुई नीतियों को भारत वासी नहीं मानते, वो इसका विरोध करते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं। देखिए, रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाते, है ना। उसकी वजह वह उनकी आराधना में, है ना, सेवा स्वागत में, पूजा पाठ में लग जाते हैं। किसके? एलिजाबेथ के और उसके पति की आराधना में या स्वागत में। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई मोह नहीं रहा है, कोई प्रेम अनुराग माने प्रेम नहीं था। उनकी आस्था भी पूरी तरह विदेशी थी, इसलिए उनकी जो मूर्ति का पत्थर था वो भी विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से अधिक कैसे हो सकता है कि उनकी नाक लगाने की व्यवस्था कर रहा था सरकारी तंत्र। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची है। जॉर्ज पंचम की नाक इन सबसे छोटी है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में ही लगे हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपए इस बात पर, इस प्लान पर खर्च कर दिया जाता है। यहाँ तक कि अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बैठा दी जाती है। यह पूरी तरह भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। प्रश्न 8 है कि जॉर्ज पंचम की लाट माने मूर्ति पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो जॉर्ज पंचम की नाक सभी भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की नाक से छोटी है। यह बताना लेखक का लक्ष्य था कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले बलिदानी बच्चों का मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम से अधिक है। तब तो गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो पटेल हैं, ये आदि नेता तो निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्मानित थे। यह बताना ही लेखक का उद्देश्य है। प्रश्न 9 कि अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर किस तरह से प्रस्तुत की? तो अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने छापा कि नाक का मामला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। अब है प्रश्न 10 है कि नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि आज़ाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं थी, परंतु अब भी भारतीयों में
गुलामी का बोध था, उनमें आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो उसे मैंने कटी नाक में रख देने से गलत ठहराने की हिम्मत किसी की नहीं थी। प्रश्न 11 है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? क्यों कुछ नहीं छापा उन्होंने? उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र बटे का भेंट का आयोजन हुआ, ना किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा, सार्वजनिक सभाएं भी नहीं हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे और स्टेशन पर स्वागत भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का फिलहाल का अभी का चित्र भी ना छप सका। मैंने फोटो भी नहीं खींची जो अखबार में आए।